विद्यार्थियों नमस्कार। हम लोग बातचीत कर रहे थे राग दरबारी पर, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल जी का, 1968 में प्रकाशित हुआ था। और किस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था हो, भारतीय समाज की जाति व्यवस्था हो, धर्म की बात हो या भ्रष्टाचार की बात हो, उस दौर की आप कल्पना कीजिए कि जब सब कुछ हाथ से होता था, कलम से होता था। इतनी गरीबी, इतनी अशिक्षा, इतनी अज्ञानता थी। 1954 में प्रकाशित मेला आंचल में इन चीजों के बारे में हम पहले ही देख चुके हैं, समझ चुके हैं, जो कि रेणु का उपन्यास है कि जहालत और गरीबी के कारण हिंदुस्तान कहां से कहां पहुंच रहा है। उस उपन्यास में भी रेणु ने गांव की राजनीति के माध्यम से, गांव में व्याप्त जाति व्यवस्था के माध्यम से तमाम चीजों को बताया है। मठ में जिस प्रकार से शोषण होता है, उस सारी चीजों को बताया है। और जो जहां कमजोर होता है, उसका सभी लोग किस तरह से दोहन करते हैं, उसको किस प्रकार से परेशान करते हैं, या उसका खून कितना चूसा जाता है। हमने इससे पहले 1936 में गोदान, जो कि प्रेमचंद का उपन्यास है, हमने इस बात को समझा कि होरी जो किसान है उसकी क्या दुर्दशा है, उसकी आर्थिक स्थिति कितनी अधिक खराब है। जबकि वो मेहनत करता है, श्रम करता है, सब कुछ करता है, ईमानदार भी है, सच्चा भी है, लेकिन वो अपने परिवार का भरण पोषण भी ढंग से नहीं कर पा रहा है। उसको 2 जून का या 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है। अच्छे कपड़े, अच्छा घर, अच्छी सुविधाएं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की, वो सब बातें तो बहुत दूर की बातें हैं। तो 36, फिर 54, फिर 68, फिर और आगे बढ़ेंगे। फिर 75 में इमरजेंसी लगती है भारत में, तमाम चीजें होती है। और फिर आप देखिए कि बाद में समाज कैसे बदलता है और क्या चीजें चेंज होती है। मैंने कहा था ना कि गोदान में राय साहब की बेटी की शादी, राय साहब की बेटी की शादी होती है, उसका बजट 1 लाख रुपया है। होरी की बेटी का कितना है? 200 रुपये, उसका भी कुछ पता नहीं है। समझ के बाद आप, तो ये सब समझने की आवश्यकता है। और इन सारी चीजों के माध्यम से अब सामाजिक जो अंदर जो चल रहा है ना, हम बाहर से कहते हैं ना कि गरीब क्यों आदमी, क्योंकि वो काम नहीं करता है या भगवान ने उसको ऐसा बनाया है, ऐसी बात नहीं है। ये व्यवस्था है। इस व्यवस्था में एक ऐसा सिस्टम कर रखा है कि जहां जो जागीरदार है, जो जमींदार है, उसके पास अथाह पैसा है, वो मान सम्मान की बात करता है, उसके लिए सब कुछ है। लेकिन गरीब आदमी के लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है, उसके लिए जैसे सारी चीजें कुछ भी नहीं है। तो राग दरबारी किस प्रकार से बाकी सारी चीजों को हमारे सामने दर्ज करता है, और हम इसके माध्यम से तमाम चीजों को समझने का पूरा प्रयास करेंगे और कर रहे हैं। मलेरिया इंस्पेक्टर है, नया आया है और वीडियो का भांजा लगता है, बड़ा फितरती है, मैं कुछ बोलता नहीं, सोचता है कभी काम आएगा। क्लर्क ने कहा, आजकल ऐसे ही चिड़ी मारों का काम बनता है, कोई शरीफ आदमी तो कुछ करके देता ही नहीं। अब चिड़ी मार किसको बोलते हैं? कि जो इधर से उधर बातचीत कर सकता है, जो दलाली कर सकता है। आज का जमाना भी वैसा ही है कि जो चापलूसी कर सकता है। ऑफिस में देखिए, अपने ऑफिस में या आप जहाँ काम करते हैं, जहाँ जिस परिवेश में जो चमचा होगा, जो चापलूस होगा, वो सारा काम ले जाएगा अपना करके। और आप अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपको बहुत सारी समस्याएं का सामना करना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं, अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं, अपने आप से जीना चाहते हैं, अपने हिसाब से करना चाहते हैं, दिखावा नहीं करना चाहते हैं, ढोंग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो चिड़ी मार है, वो कैसे अपना काम कर ले जाएगा? सो देख तो रहा हूं, दिन भर आपको यही करते बीतता है। तो बोलता है कि मैं भी देख रहा हूं, आप भी तो दिन भर यही कर रहे हैं, चिड़ी मारी करना। बताइए, मुझसे पहले भी तो यहाँ 5 प्रिंसिपल रह चुके हैं, कोनो बनवाया पाया इतनी बड़ी पक्की इमारत, ये प्रकृतिस्थ हुए। यहाँ सामुदायिक केंद्र बनाना मेरा ही बूता था, है कि नहीं? बोल रहा है कि देखिए यहाँ भी, अब जो उस जहाँ जिस भवन की, जहाँ स्कूल की बात आप पढ़ाते, कॉलेज की बात कर रहे हैं, कि बोले इतने सारे लोग आए यहाँ हैं लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। ये भाई,
इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना मेरे बस का काम था, मैंने ही बनवाई है। चाहे मैंने कुछ भी किया हो, चाहे चिड़ी मार किया हो, चाहे झूठ बोला हो, बेईमानी की हो, लेकिन काम मैंने ही करवाया है। ठीक है, तो ये सब चलता रहता है इन लोग आपस में। और फिर क्या बोल रहा है कि एक तो अछूतों के लिए चमड़ा कमाने की इमारत बनेगी, घोड़ा डॉक्टर बता रहा था। दूसरे अस्पताल के लिए हेजे का वार्ड बनेगा। वहां जमीन की कमी है, कॉलेज ही के पास टिप्सन से इमारतें बनवा ले, धीरे धीरे हथिया लेंगे। अब क्या बोल रहे हैं लोग कि अछूतों के लिए, हम भी बात कर रहे थे ना कि दलितों की बात कर रहे थे, तो उनके लिए सरकार कुछ जमीन दे रही ताकि वो चमड़ा अपना, उस जमाने में तो सारे जूते हाथ से ही बनते थे भाई। हमने बचपन में भी बहुत सारी चीजें देखी थी, लेकिन वो सारी चीजें अब बाहर हो चुकी है। देखिए बाजार किस तरह से फैला और सारी चीजें समय के साथ कैसे नया रूप लेती है, वो अलग बात है। तो फिर बोल रहा कि हैजा उसमें बहुत फैलता था ना, हैजे की बीमारी मच्छर से जो फैलती है, अब तो उसका इलाज ढूंढ लिया गया है। जैसे टीबी का इलाज हो गया है, तो कैंसर का इलाज भी जल्दी ही रूस बोल रहा है हमने वैक्सीन बना ली है, हो सकता है जल्दी मार्केट में आ जाए, और आना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो सरकार उस समय दे रही थी, तो वैद्य जी के लोग बोल रहे थे कि ठीक है हमारे कॉलेज में बिल्डिंग बना लेते, धीरे धीरे हम उसको हथिया लेंगे बस। और वैद्य जी मैंने कहा ना, इस उपन्यास के सबसे बड़े नायक हैं, सबसे बड़े खलनायक हैं वो आ जाते हैं हर बार। सड़क के किनारे एक आदमी दो चार मजदूरों को इकट्ठा करके उन पर बिगड़ रहा था। प्रिंसिपल साहब उसके पास खड़े हो गए। 2-4 मिनट उन्होंने समझाने की कोशिश की, वह आदमी क्यों बिगड़ रहा है। मजदूर गिड़गिड़ा रहे थे। प्रिंसिपल ने समझ लिया कि कोई खास बात नहीं है। मजदूर और ठेकेदार सिर्फ अपने रोज रोज के तरीकों का प्रदर्शन कर रहे हैं और बातचीत में झिझक पैदा हो गई है। उन्होंने आगे बढ़कर मजदूरों से कहा, जाओ रे, अपना अपना काम करो। ठेकेदार साहब ने धोखाधड़ी की तो जूता पड़ेगा। ठीक है, मजदूरों ने प्रिंसिपल साहब की ओर कृतज्ञता से देखा। फुर्सत पाकर वे अपने अपने काम में लग गए। ठेकेदार ने प्रिंसिपल से आत्मीयता के साथ कहा, सब बेईमान है, जरा सी आंख न दिखाओ। देखिए कि कैसे सिस्टम में लोग काम करते हैं। लग जाए तो कान में मेल तक निकाल ले जाएं। ढोडी मजदूरी मांगते और काम का नाम पर इनको सुनकर कांखने लगते हैं। अब देखिए ठेकेदारी और मजदूरी की क्या स्थिति और शोषण किस प्रकार से होता रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रिंसिपल क्या कहता है कि सब तरफ यही हाल है, हमारे यहाँ ही लीजिए। कोई मास्टर पढ़ाना थोड़े ही चाहता है, पीछे पड़ा रहता हूँ तब कहीं। अब प्रिंसिपल बोल रहा है कि देखिए सब तरफ यही हाल है, मैं क्या बताऊं आपको, हमारे यहाँ को लीजिए। कोई मास्टर नहीं पढ़ाना चाहता। अब देखिए शिक्षा की स्थिति क्या थी, इसमें ही वो बोलते हैं कि शिक्षा किसी कुत्ते कुतिया के समान है जिसको कोई भी लात मारता है। और एजुकेशन की स्थिति सच में बहुत बुरी है, ऐसा नहीं कि अच्छी है। हम खुद हमें हमें ही देख लीजिए, पढ़ लिख करके प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं जिसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और हमेशा डर के रहना, हमेशा जी सर कहना। आप उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, नहीं तो कल आपको नौकरी से निकाल देंगे। अब जब आप किसी भी मामले में उनके खिलाफ नहीं जा सकते तो उनके खिलाफ क्या लिख पाएंगे, उनके खिलाफ क्या बोल पाएंगे। तो यही पूरा वर्ग हमारे सामने तैयार हो रहा है, जो सिस्टम के आगे ही झुकना है। आपको अगर बोलेंगे सामने तो फिर आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, और यही होता रहा है। और हमारे यहाँ पर तो जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था रही है, उसमें उसी प्रकार के लोग अधिक तैयार होते रहे हैं जो चिड़ी मार थे। मैंने अभी बोले हमने पहले, चिड़ी मार, चमचागिरी करना, दलाली करना, मुखबिरी करना, साहब की हाँ में हाँ मिलाना, और मूर्खता का जो आत्मविश्वास होता है ना, गजब का होता है। मूर्ख आदमी को आप कितना भी समझाओ नहीं समझेगा। उसको ये लगता है कि जो मैं जानता हूं वही सही है बस, और वो अपनी मूर्खता के चलते न जाने कितने तांडव नृत्य करता रहेगा। और अगर वो ऊंची पोस्ट पर पहुंच गया और आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं, तो सोचिए आपका जीना मुहाल कर देगा भाई वो। बहुत बुरा हाल है। प्रिंसिपल रुक गए, बोले ठीक ही है, वही खन्ना वन्ना लिविर सिविर कर रहे हैं आप लोगों के, और भी खिलाफ प्रोपोगेंडा करते घूम रहे हैं। अब मैंने कहा ना कि इस कॉलेज में हमेशा कभी प्रिंसिपल खन्ना के खिलाफ तो खन्ना प्रिंसिपल के खिलाफ। सबकी अपनी अपनी आइडिया है, सबकी अपनी अपनी सोच है, और हर कोई एक दूसरे के खिलाफ कुछ न कुछ कर ही रहा है। कहा ना कि पढ़ाई लिखाई के अलावा बाकी सारा काम होता है वहां पर।
उससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि क्या वास्तविक दशा क्या है। और आप देखते हैं आए दिन खबर पढ़ते हैं पेपर आउट हो गया, आजकल भी सब चीजें चल रही है, तो उसमें वही लोग आगे निकलते हैं जो इस सब काम में माहिर है, और जो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं वो अक्सर सफर कर जाते हैं। फिर अभी ये तो हम खबर पढ़ रहे थे, हमारे सबसे देश के सबसे सस्ते विश्वविद्यालय और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा, नई दिल्ली में है, और सबसे अच्छा है वो, सरकार का विश्वविद्यालय, और विश्व में उसका नाम है, इंडिया का नंबर 1 विश्वविद्यालय, सबसे सस्ता विश्वविद्यालय है वो। आपको अगर हायर एजुकेशन लेना है तो वहाँ जाके ले सकते हैं आप। बकायदा एंट्रेंस होता है, उसके बाद आपका एडमिशन होगा, लेकिन एडमिशन होने के बाद आप निश्चित रहिए आपको सस्ती पढ़ाई मिलेगी और अच्छी पढ़ाई मिलेगी क्वालिटी वाली, और आप जीवन में कहते हैं बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, इंडिया में और इंडिया से बाहर भी आप जा सकते हैं, तमाम तरह की संभावना है। लेकिन वही की खबर थी कि वहाँ जो नेक जो है ना, जो यूजीसी की एक टीम है या एक ब्रांच है जो कि जो तमाम विश्वविद्यालय हैं सरकारी प्राइवेट, उनको एक ग्रेडिंग देता है, उन जेएनयू का एक प्रोफेसर उस टीम में शामिल था, मेंबर बनाते नॉमिनेट करते हैं ना लोग विश्वविद्यालयों से ही, तो उसने प्राइवेट विश्वविद्यालयों को कुछ मतलब ग्रेड देने के लिए 1 करोड़ और 80 लाख रुपया कुछ घूस लिया, तो पकड़ा गया, उसी की खबर में पढ़ रहा था। तो विश्वविद्यालयों में क्या होता है, मतलब इस प्रकार से क्या होता है कि इस प्रकार के लोग जब चले जाते हैं तो फिर किस तरह से जो अच्छा संस्थान होता है वो भी बदनाम हो जाता है, और उसकी इमेज कैसे खराब होती है। मतलब एक जो टीचर होता है हमेशा आज भी माना जाता है कि वो सच्चा ईमानदार होता है, बाकी लोग सब चोर होते हैं, हर जगह पे चोर मिलेंगे लेकिन वहां पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो भी इस प्रकार का काम कर रहा है तो फिर आप किस पर भरोसा करेंगे। बाकी आप रेलवे में जाओ, तमाम विभागों में रिश्वत चलती है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको कुछ भी करवाना है तो काम कैसे होता है मालूम है, सबको मालूम है। मैं उसमें कोई अलग से कोई बड़ी बहुत ज्ञान की बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई बड़ा ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको, लेकिन सच्चाई को समझना भी बहुत जरूरी है। तो किस तरह से हमारा समाज कहाँ जा रहा है और हम कहाँ जा रहे हैं, उन सारी चीजों की पड़ताल कैसे कर सकते हैं। प्रिंसिपल साहब क्या बोलते हैं, वेदी जी से बात की जाएगी कि ऊंची पॉलिटिक्स की बातें हैं, हमारे तुम्हारे कहने से क्या होगा। प्रिंसिपल साहब ने भौहें टेढ़ी करके कहा, तुम्हें शहर में फुर्सत मिले तब तो इतिला हो, चुपचाप वहां जाकर टीके लगाओ, नहीं तो शिकायत हो जाएगी, कान पकड़कर निकाल दिए जाओगे। यह टेरिलीन की बूशट रखी रह जाएगी। वह आदमी गिग्याता हुआ आगे बढ़ गया। प्रिंसिपल साहब क्लर्क से बोले, ये यहाँ पब्लिक हेल्थ में एडीओ है, जिसका दुब में अफसर जुड़ गया, समझ लो अपने को फाल अफलातून समझने लगा है। क्या बोल रहा है, मतलब सरकारी आदमी कैसे काम कर रहा है उस दौर में सबको पता है, चमचागिरी करना, दूध मिलाना बॉस की, वही सब काम है। देखिए आप सरकारी में चले गए तो फिर आप कैसे बाकी सबको अपने से नीचा समझने लगे, ये भी एक समस्या है। और किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों से भागना, अच्छे से काम न करना, ये भी बहुत बड़ी बात है। एक तो हम कुछ जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हासिल होने के बाद किस प्रकार से हम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं, ये भी एक सच्चाई है। तो ये सब चल रहा है। क्लर्क ने कहा, मैं जानता हूँ यह भी एक चिड़ी मार है। चिड़ी मार, मैंने कहा ना, चिड़ी मार वही है। चिड़ी मार वो चिड़िया का शिकार करने वाला नहीं है यहाँ पर। चिड़ी मार मतलब जो इधर की उधर करना, चमचागिरी करना, यानी कि शॉर्टकट से अपना काम निकालना, लोगों को बेवकूफ बनाना, झूठ बोलना, मक्कारी करना, बेईमानी करना। और वैद्य जी इसके पितामह है, पितामह है समझ लीजिए वो। ठीक है, तो ये शायद देखिए मैंने कहा ना कि बड़ी सरल भाषा में श्रीलाल शुक्ल ने बड़ी व्यंग्यात्मक शैली में सारी बातें बताई। मतलब उन कैरेक्टर के माध्यम से बता रहा है कि उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या। प्रिंसिपल अपनी सीट से हटना नहीं चाहता है, उस किस प्रकार की बातें करता है, किस प्रकार की भाषा बोलता है वो, है ना। उससे उस विश्वविद्यालय या जिस कॉलेज में वो प्रिंसिपल है उसकी शिक्षा का स्तर का आप अंदाज लगा सकते हैं। और वो दौर था कि मतलब समझे कि मतलब बिल्कुल सब कुछ शुरू हो रहा था भाई। और जो छोटे छोटे कस्बे, छोटी छोटी जगह, वहां पे तो कुछ था ही नहीं ना। पहली पीढ़ी पढ़ने आ रही, लोग बच्चे नए नए आ रहे हैं, गांव से उठ के आ रहे हैं, किसी के पास चप्पल नहीं है, किसी के पास अच्छा कपड़ा नहीं है, और गरीबी का आलम क्या था आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं। अब ये कह सकते हैं कि बहुत सारी चीजें सुधरी हैं, लोगों का जीवन स्तर बहुत कुछ बदला है, लेकिन अभी सभी का नहीं बदला है। अभी भी 80 करोड़ लोगों को सरकार मुफ्त अनाज दे रही है, आपको तो पता ही है। तो इसका मतलब गरीबी है तभी तो दे रही है भाई, बाकी किसको बांट रही है सरकार।
तो इस प्रकार के बहुत सारे सवाल हैं जिनको हमें समझने की जरूरत है, और समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो आप बहुत सारी चीजें समझ जाएंगे, और भारतीय समाज की जो विडंबनाएं हैं उनके बहुत सारे तार आप अपने आप उनके साथ जोड़कर समझ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए, वीडियो देखिए और पूरा देखिए, और शुक्रिया आपका, धन्यवाद। और लगे रहिए, गिव अप नहीं करना है, चलते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। बी पॉजिटिव, बी होपफुल।